होगी शिवानी। दवा की दुकान से बैंडेज खरीदकर शिवानी घर की तरफ चल पड़ी। मौसम बहुत सुहाना था। किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती थी। ठंडी हवा के झोंके ने उसके तन मन को तरोताजा कर दिया। कोठी तक पहुंचने में उसे करीब 15 मिनट लगे। अंदर घुसते ही उसकी सास सुमित्रा ने उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। शिवानी, तुम कहाँ चली गई थी? सुमित्रा नाराज और परेशान नजर आई। मम्मी जी कॉस्मेटिक से बैंडेज लाने गई थी। शिवानी डरी सहमी बोली। सेब काटते हुए चाकू से उंगली कट गई थी। देखो, सेब काट कर देने का काम कमला का है। हमारी सेवा करने के ही वह पगार लेती है। उसका काम खुद करने की आदत तुम्हें छोड़नी चाहिए। जी। सास की कही बातों के समर्थन में शिवानी के मुंह से हाँ निकला। बैंडेज लाने इतने दूर तुम पैदल क्यों गई? क्या ड्राइवर राम सिंह ने कार से चलाने की बात तुमसे नहीं कही थी? कही थी, पर दवा की दुकान है ही कितनी दूर। मैंने सोचा कार से जाने की अपेक्षा पैदल जाकर जल्दी लौट आऊंगी। शिवानी ने सफाई दी। इस घर की बहू हो तुम शिवानी। किसी काम से बाहर निकलो तो कार से जाओ। वैसे खुद का काम करने की आदत अब छोड़ दो। जी। शिवानी और कुछ ना बोल सकी। मैं समझती हूँ कि तुम्हें मेरी इन बातों में खास वजन नजर नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे मायके में कोई इस तरह से व्यवहार नहीं करता। लेकिन अब तुम मेरे कहे अनुसार चलना सीखो। हर काम हमारे ऊंचे स्तर के अनुसार करने की आदत डालो। और सुनो, नेहा के साथ डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर जाकर अपनी उंगली दिखा लेना। मम्मी जी, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अपनी सास की पैनी नजरों से घबराकर शिवानी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही ठीक समझा। जाओ, नाश्ता कर लो और सारा काम कमला से ही कराना। अपनी सास के कमरे से बाहर आकर शिवानी कमला को सिर्फ चाय लाने का आदेश देकर अपने कमरे में चली गई। समीर की अनुपस्थिति उसे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वह सामने होता तो अपने मन की बेचैनी जरूर कम कर लेती। इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में वह अतीत की यादों में खो गई। समीर के साथ उसका प्रेम विवाह करीब 3 महीने पहले हुआ था। एक साधारण घर में पढ़ी लिखी शिवानी बेहद अमीर परिवार की बहू बनकर आ गई। समीर और शिवानी एमबीए के पढ़ाई के दौरान मिले थे। दोनों की दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता भी नहीं चला। पर कॉलेज के वो दिन बेहद रोमांटिक और मौज मस्ती से भरे थे। शिवानी को समीर की अमीरी का एहसास था, पर अमीर घर की बहू बनकर उसे इस तरह का घुटन व अपमान का सामना करना पड़ेगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शिवानी चाहकर भी ऐसे मौके पर अपने मन की प्रतिक्रिया को नियंत्रण में न रख पाती। वह अजीब सी कुंठा का शिकार होती और बेवजह खुद की नजरों में अपने को गिरा समझती। ऐसा था नहीं, पर उसे लगता था कि सास ससुर व ननद तीनों मन ही मन उसका मजाक उड़ाते हैं। सच तो यह है कि उसे बहू के रूप में अपना कर भी उन्होंने नहीं अपनाया है। हर 2 से 4 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती है जो शिवानी के मन का सुख चैन खंडित कर देती। वह दहेज में जो साड़ियां लाई थी, उनकी खरीदारी उसने बड़े चाव से की थी।
उसके माता पिता ने उस पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा किया था, पर यहाँ आकर सिर्फ 2 साड़ियाँ पहनने की इजाजत उसे अपनी सास से मिली। बाकी सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बहू, साड़ियों में कोई बुराई नहीं है, पर इनकी कम कीमत का अंदाजा मेरी परिचित हर औरत आसानी से लगा लेगी। तब मैं उनकी मौखलाहट उड़ाती नजरों व तानों का सामना नहीं कर सकूंगी। प्लीज तुम इन्हें मत पहनना, या कभी मायके जाओ तो वहाँ जी भर कर पहन लेना। अपनी सास की सलाह सुनकर शिवानी मन ही मन बहुत दुखी हुई थी। बाद में शिवानी ने गुस्से से भरकर समीर से पूछा था, दूसरों की नजरों में ऊंचा बने रहने को क्या हमें अपनी खुशी व शौक दांव पर लगाने चाहिए? डार्लिंग, क्यों बेकार की टेंशन ले रही हो? समीर ने बड़े सहज भाव से उसे समझाया। माँ तुम्हें एक से एक बढ़िया साड़ी दिला रही है ना, उनकी खुशी के खातिर तुम ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। शादी के बाद समीर के प्रेम में जरा सा भी अंतर नहीं आया था। इसी बात का उसे सबसे बड़ा सहारा था, वरना वह अपनी ससुराल वालों की अमीरी की दिखावटों के कारण अपना बहुत ज्यादा खून फूंकती। उसके ससुर रामनाथ जी ने उसकी इच्छाओं व भावनाओं समझने का प्रयास नहीं किया। शिवानी समीर के बराबर की योग्यता रखती थी। दोनों ने एमबीए साथ साथ किया था। पढ़ी लिख कर आत्मनिर्भर बनने की इच्छा सदा ही उसके मन में ही रही थी। समीर ने अपने खानदानी व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। शिवानी भी वैसा ही करना चाहती थी और समीर को इस पर कोई एतराज ना था, पर उसके ससुर रामनाथ जी ने उसे की बिजनेस में सहयोग देने की इच्छा जानकर अपना एक तरफा निर्णय पल भर में सुना दिया। नौकरी करने की इजाजत मैं उसे नहीं दूंगा। अब वह मेरे घर की बहू है और उसे सिर्फ ठाट बाट व रुतबे के साथ जीने की कला सीखने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। एक बार फिर समीर उसे प्यार से समझा बुझाकर निराश व उदासी के कोहरे से बाहर निकाल लाया था। अपने पति की गैर मौजूदगी में ससुराल की आलीशान कोठी में शिवानी लगभग हर समय घुटन व बेचैनी अनुभव करती। यद्यपि कभी किसी ने उसके साथ बदसलूकी या उसका अनादर नहीं किया था, फिर भी शिवानी को हमेशा लगता कि वह शादी करके सोने के पिंजरे में कैद हो गई है। कमला ने चाय की ट्रे लाकर कमरे में प्रवेश किया तो शिवानी अतीत की यादों से उभर आई। उसके आदेश पर कमला चाय की ट्रे मेज पर रखकर बाहर निकल गई। खराब मूड के चलते शिवानी ने कमरे में रखे स्टील के गिलास में चाय बनाई, क्योंकि ठंडे मौसम में स्टील के गिलास में चाय पीने का शौक वर्षों पुराना था। पहली दफा उसकी सास ने उसे स्टील के गिलास में चाय पीते देखकर फौरन टोका था। बहू, वैसे तो चाय गिलास में भी पी जा सकती है। अपने मायके में तुम ऐसा करती ही रहती हो, पर यहाँ की बात और है। अच्छा रहेगा कि कमला चाय सजा कर लाए और तुम हमेशा
कप प्लेट में ही चाय पीने की आदत बना लो। आज बैंडेज वाली घटना के कारण शिवानी के मन में विद्रोह के भाव थे। तभी उसने चाय गिलास में तैयार किया और ऐसा करते हुए उसे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। समीर फैक्ट्री के काम से 2-3 दिन के लिए मुंबई गया था। उसकी गैर मौजूदगी में शिवानी की व्यस्तता बहुत कम हो गई। चाय पीने के बाद उसने कुछ देर आराम किया। फिर उठने के बाद वह अपने भैया के घर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गाजियाबाद जाने की तैयारी में लग गई। सुमित्रा को जब पता चला कि बहू गाजियाबाद जाने की तैयारी कर रही है तो यह सोचकर वह भी पति रामनाथ जी सहित बहू के साथ होली की रास्ते में अपनी बहन सीमा से मिलेंगी। मम्मी पापा और भाभी को जाते देखकर नेहा भी उनके साथ होली। सुमित्रा की बड़ी बहन सीमा की कोठी ऐसे इलाके में थी जहां का विकास अभी अच्छी तरह से नहीं हुआ था। रास्ता काफी खराब था। सड़क पर प्रकाश की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। ड्राइवर राम सिंह को कार चलाने में काफी कठिनाई हो रही थी। सुमित्रा जब अपनी बड़ी बहन के घर पहुंची तो पता चला कि उनका लगभग पूरा परिवार एक विवाह समारोह में भाग लेने मेरठ गया हुआ था। घर में सीमा की छोटी बेटी अंकिता और नौकर मोहन था। अंकिता ने जिद करके उन्हें चाय पीने को रोक लिया। उन्हें वहां पहुंचे अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि अचानक हवा बहुत तेजी से चलने लगी और बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती लाती हूँ कहते हुए अंकिता रसोई की तरफ चली गई। लगता है बहुत जोर से बारिश आएगी। रामनाथ जी की आवाज चिंता से भर उठी। मौसम का जायजा लेने के इरादे से रामनाथ जी उठकर बाहर बरामदे की दिशा में चले गए। कमरे में अंधेरा था। वह सो टटोलते टटोलते आगे बढ़े। तभी एक चुहिया उनके पैर के ऊपर से गुजरी। वह घबरा कर उछल पड़े। उनका पैर मेज के पाए से उलझा और अंधेरे कमरे में कई तरह की आवाज एक साथ उभरी। मेज पर रखा शीशे का गुलदान छनक की आवाज के साथ फर्श पर गिरकर टूट गया। रामनाथ जी का सिर सोफे के हत्थे से टकराया। चोट लगने की आवाज के साथ उनकी पीड़ा भी हाय पूरे घर में गूंज उठी। क्या हुआ जी? सुमित्रा की चीख ने नेहा और शिवानी की चिंतित आवाज दब गई। रामनाथ जी किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में ही नहीं थे। उनकी खामोशी ने सुमित्रा को बुरी तरह से घबरा दिया। वह किसी पागल की तरह चिल्लाकर अंकिता से जल्दी मोमबत्ती लाने को शोर मचाने लगी। अंकिता जलती मोमबत्ती लेकर भागती सी बैठक में आई। उसके प्रकाश में फर्श पर गिरे रामनाथ जी को देख सुमित्रा और नेहा जोर जोर से रोने लगी। खून पर सबकी नजर एक साथ पड़ी। पापा पापा। नेहा के हाथ पांव की शक्ति जाती रही और वह सोफे पर निढाल सी पसर गई। शिवानी का आदेश पर अंकिता ने मोमबत्ती सुमित्रा
को पकड़ा दी। मोहन भी घटना स्थल पर आ गया। शिवानी ने मोहन और अंकिता की सहायता से मूर्छित रामनाथ जी को किसी तरह उठाकर सोफे पर लिटाया। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शिवानी घाव की गहराई को देखते हुए बोली। अंकिता, तुम बाहर खड़े राम सिंह ड्राइवर को बुलाकर लाओ। सुमित्रा अपनी पति को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और नेहा भयभीत हो अस्फुरित आंखों से अधलेटी सी पूरा दृश्य को देखे जा रही थी। अंकिता बाहर आकर बोली, भाभी, आपका ड्राइवर राम सिंह गाड़ी के पास नहीं है। मैंने तो आवाज भी लगाई, लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं देखती हूँ। मम्मी, आप हथेली में से घाव को दबाकर रखिए। सुमित्रा की हथेली घाव पर रखकर शिवानी मैग्नेट की तरफ बढ़ गई। अंकिता भी उसके पीछे पीछे होली। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। अंकिता, यहाँ पड़ोस में कोई डॉक्टर है? नहीं भाभी, अंकिता ने इनकार में सिर हिलाया। नजदीकी अस्पताल कहाँ है? बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर टैक्सी या थ्री व्हीलर कहाँ मिलेगा? मेन रोड पर चलो मेरे साथ। कहाँ भाभी? टैक्सी या थ्री व्हीलर लाने। उसमें पापा को अस्पताल ले चलेंगे। अंधेरे में डूबी गली में दोनों तेज चाल से मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ी। तभी बादल जोर से गरजे और तेज बारिश पड़ने लगी। सड़क के गड्ढों में बचाती बचाती दोनों करीब 10 मिनट में मुख्य सड़क पर पहुंची। बारिश ने दोनों को बुरी तरीका से भिगो दिया था। एक तरफ से उन्हें थ्री व्हीलर खड़े नजर आए। वह उसे और चल दी। शिवानी ने थ्री व्हीलर के पास अंदर बैठते हुए ड्राइवर से कहा, भैया, अंदर कॉलोनी में चलो, एक मरीज को अस्पताल तक ले जाना है। कौन से अस्पताल? ड्राइवर ने रूखे स्वर से में पूछा। किसी भी पास के सरकारी अस्पताल में ले चलना है। आप जरा जल्दी चलो। अंदर सड़क बड़ी खराब है मैडम, स्कूटर निकल जाएगा। किसी और को लेकर जाओ। मैडम, मौसम बेहद खराब है। बहन जी, आप मेरे स्कूटर में बैठे। एक सरदार ड्राइवर ने उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा। धन्यवाद भैया। शिवानी ने अंकिता के साथ स्कूटर में बैठते हुए कहा। सरदार जी सावधानी से स्कूटर चलाने के साथ साथ उन दोनों का हौसला भी अपनी बातों से बढ़ाते रहे। घर पहुंचने के बाद वह दोनों के पीछे पीछे बैठक में चले आए। मम्मी, मैं थ्री व्हीलर लेकर आई हूँ। पापा को अस्पताल लेकर चलते हैं। शिवानी की आवाज में जरा सी भी कंपन नहीं था। रामनाथ जी होश में आ चुके थे, पर अपने अंदर बैठने या बोलने की शक्ति महसूस नहीं कर रहे थे। चिंतित नजरों से सबकी
तरफ देखने के बाद उनकी आंखें भर आई। इनसे चल नहीं जाएगा, पंजे में मोच आई है और बहुत तेज दर्द हो रहा है। घाव को दबाकर बैठी सुमित्रा ने रुहा से स्वर में उसे जानकारी दी। ड्राइवर भैया, आप पापा जी को बाहर तक ले चलने में हमारी मदद करेंगे? शिवानी ने मदद मांगने वाली नजरों से सरदार जी की तरफ देखा। जरूर बहन जी, फिक्र की कोई बात नहीं है। हट्टे कट्टे सरदार जी आगे बढ़े और उन्होंने अकेले ही रामनाथ जी को अपनी गोद में उठा लिया था। व्हीलचेयर में पहले सुमित्रा और फिर शिवानी बैठी। उन्होंने रामनाथ जी को अपनी गोद में लिटा सा लिया। सरदार जी ने अंकिता और नेहा को पास के सरकारी अस्पताल का रास्ता समझाया और राम सिंह के लौटने पर कार अस्पताल लाने की हिदायत दे कर स्कूटर अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। बिजली की क्रोध व बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश थम नहीं रही थी। मुख्य सड़क के किनारे बने छोटे से सरकारी अस्पताल में बदतमीजी का सामना उन्हें पहुंचते ही करना पड़ा। वहां के कर्मचारियों ने स्ट्रेचर सरदार जी को मरीज लाने के लिए थमा दिया। अंदर आपातकालीन कमरे में डॉक्टर का काम 2 कंपाउंडर कर रहे थे। डॉक्टर साहब अपने बंद कमरे में आराम कर रहे थे। डॉक्टर को बुलाने की शिवानी प्रार्थना का कंपाउंडर पर कोई असर नहीं पड़ा तो वह एकदम से चिल्ला पड़ी, डॉक्टर यहाँ सोने आते हैं या मरीज को देखने? मैं उठाती हूँ उन्हें। और इसी के साथ शिवानी डॉक्टर के कमरे की तरफ चल पड़ी। एक कंपाउंडर ने शिवानी का रास्ता रोकने की कोशिश की तो सरदार जी उसका हाथ पकड़कर बोले, बादशाह हो, इन बहन जी से उलझे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह पुलिस कमिश्नर की रिश्तेदार है। इंसान की पर्सनालिटी देखकर उनकी हैसियत का अंदाजा लगाना सीखो और अपनी नौकरी को खतरे में डालने से बचाओ। एक ने भागकर शिवानी के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर ने नाराजगी भरे अंदाज में दरवाजा खोला। कंपाउंडर ने उन्हें अंदर ले जाकर जो समझाया उसके प्रभाव में आकर डॉक्टर की नींद हवा हो गई और वह रामनाथ जी को देखने चुस्ती से कमरे से बाहर निकल आए। डॉक्टर को जख्म सिलने में आधा घंटा से ज्यादा का समय लगा। रामनाथ जी के पैरों में एक कंपाउंडर ने कैप बैंडेज बड़ी कुशलता से बांध दिया। दूसरे ने दर्द कम करने का इंजेक्शन लगा दिया। मुझे लगता नहीं कि हड्डी टूटी है, पर कल इनके पैर का एक्सरे करा लेना। दवाइयाँ पर्चे पर लिख दी है, इन्हें 5 दिन तक खिला देना। अगर हड्डी टूटी निकली तो प्लास्टर चढ़ेगा। माथे के घाव की पट्टी 2 दिन बाद बदलवा लीजिएगा। डॉक्टर
ने बड़े अदब के साथ सारी बात समझाई। तभी राम सिंह, अंकिता और नेहा वहां आ पहुंचे। नेहा अपने पिता की छाती से लगकर रोने लगी। राम सिंह जी ने सुमित्रा को सफाई दी। साहब ने कहा था कि घंटे भर से बाद चलेंगे। मैं सिगरेट लाने को दुकान ढूंढने निकला तो जोर से बारिश आ गई। मुझसे गलती हुई। मुझे कार से दूर नहीं जाना चाहिए था। स्टेशन पर लिटाकर दोनों कंपाउंडर रामनाथ जी को कार तक लाए। शिवानी ने उन्हें इनाम के तौर पर 50 रुपया सुमित्रा से दिलवाए। सरदार जी तो किराया के पैसे ले ही नहीं रहे थे। अपनी इस छोटी बहन की तरफ से उसके भाई भतीजों को मिठाइयाँ खिला देना। भैया, शिवानी के ऐसा कहने पर ही भावुक स्वभाव वाले सरदार जी ने बड़ी मुश्किल से 100 रुपए का नोट पकड़ा। विदा लेने के समय तक वह सरदार जी ने शिवानी के हौसले व समझदारी की प्रशंसा करना जारी रखा। इस तरह का काम लौटते समय अंकिता भी करती रही। वह इस बात से बहुत प्रभावित थी कि अंधेरे और बारिश की चिंता ना कर शिवानी भाभी निडर भाव से 3 व्हीलर लाने निकल पड़ी थी। अंकिता को उनके घर छोड़ वह सब वापस लौट पड़े। सभी के कपड़े खराब हो चुके थे। रामनाथ जी को आराम करने की जरूरत थी। उस रात सोने जाने से पहले सुमित्रा और नेहा शिवानी के कमरे में मिलने आई। बहू, आज तुम्हारी हिम्मत और सूझबूझ ने बड़ा साथ दिया। हमारे तो उनकी खराब हालत देखकर हाथ पैर ही फूल गए थे। तुम ना होती तो ना जाने क्या होता। शिवानी को छाती से लगाकर सुमित्रा ने एक तरह से उसे धन्यवाद दिया। भाभी, मुझे भी अपने जैसी साहसी बना दो। अपने ढीलेपन पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नेहा ने कहा, बहू, तुम्हारी सीधे साधे व्यक्तित्व की खूबियां हमें आज देखने को मिली। मुसीबत के समय हम माँ बेटी की सतही चमक दमक फीकी पड़ गई। हम बेकार तुम में कमियां निकालते थे। जीवन की चुनौतियों व संघर्षों का सामना करने आत्मविश्वास तुम्ही में ज्यादा है। तुम्हारा इस घर की बहू बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भावुक नजर आ रही सुमित्रा ने एक तरह से अपने अतीत के रूखे व्यवहार के लिए शिवानी से माफी मांगी और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो पसंद आया